सभी को सादर नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एन के साथ आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यूरोप की वेजिटेशन के बारे में। यूरोप की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अपन बात करें तो एक चीज़ स्पष्ट हमें दिखाई देती है कि यूरोप की प्राकृतिक वनस्पति और यूरोप की जलवायु की तुलना की जाए तो इसमें आपस में अत्यधिक घनिष्ठ से संबंध दिखाई देता है हमें। यूरोप की जो प्राकृतिक वनस्पति है इसका हम कह सकते हैं कि मूल निर्धारक तत्व जलवायु है। जलवायु के परिवर्तन के साथ ही वनस्पति में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं वैसे वैसे जलवायु में परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं वैसे ही वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। यही कारण है कि यहाँ के अधिकांश शीतोष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार है। टुंड्रा प्रदेश जो वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है, वह नाम मात्र की वनस्पति है। इधर अपन देखें तो यहाँ की वनस्पति को हमने मुख्य रूप से विभाजित किया है 6 भागों में विभाजित किया है, और यदि हम और डीप में जाएं तो इसको 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ की जो वनस्पति है उसमें हम पाते हैं कि जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में वनस्पति पाई जाती है, उसे हमने टुंड्रा वनस्पति का नाम दिया। ये टुंड्रा वनस्पति जो वर्ष का अधिकांश समय ऐसा क्षेत्र है जहाँ बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ से आच्छादित होने के कारण, हिमाच्छादित होने के कारण यहाँ जो वनस्पति है बहुत ही कम मात्रा में, लगभग नहीं के बराबर पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में वहाँ की जलवायु के अनुरूप वनस्पति का विकास हुआ है। वहाँ कटीले और खट्टे रसदार फल अधिक पाए जाते हैं। जलवायु के अतिरिक्त यहाँ के जो धरातल है उसका भी हमें यहाँ की वनस्पति पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ा कारक है और जो वनस्पति का विनाश भी कर रहा है, वो उस कारक में या वनों को जो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा कारक, वो कारक है मानवीय कारक। मानव ने वनस्पति को यहाँ था अत्यधिक विनाश किया है। तो इस यहाँ के वनों के विनाश में जो मेन रोल है वो रोल है मानव का। यहाँ की वनस्पति को हम मुख्य रूप से निम्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग है टुंड्रा वन प्रदेशीय वनस्पति। यह टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति आप सभी को ध्यान है, अभी अपन ने बात की कि ये जो उत्तरी भाग है जहाँ 66 डिग्री से लेके उत्तर की ओर का जो भाग है, जो आर्कटिक सर्किल के आसपास का भाग है, उस भाग में इस प्रकार की वनस्पति अधिक दिखाई देती है। और ये वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। इसके उत्तरी आर्कटिक महासागर के तट के सहारे फैले हुए प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत स्कैंडिनेविया के पर्वतीय भाग और रूस का आर्कटिक तटीय भाग आइसलैंड शामिल होते हैं। यहाँ इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि लगभग वर्ष भर भूमि हिम से ढकी रहती है। हिम के इस आवरण पर काई जैसी वनस्पति, जो काई हम जैसे कहीं पानी गिरा हुआ रहता है, पानी पड़ा रहता है तो जम जाती है, ऐसी काई जैसी वनस्पति होती है, और मांस लिचेन जम जाती है। ग्रीष्म ऋतु में, जो कि मुश्किल से 1 डेढ़ महीने की होती है, कुछ जरबेरिया विलो, बर्च, जूनिफर के छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, अथवा झाड़ियाँ तथा रंग बिरंगे फूलों वाली घास प्रकृति की महिमा को बढ़ा देती है, या प्रकृति के जो क्षेत्र है उसको मनोरम दृश्य बनाकर कुछ समय बाद वापस लुप्त हो जाती है और हिमावरण के साथ ही हिम के नीचे दब जाती है। इस प्रकार इस प्रदेश को ठंडा उजाड़ खंड कहा जा सकता है। ये जो ठंडा प्रदेश है, इस ठंडे प्रदेश के ऊपर जो वन पाए जाते हैं, या तो इस प्रदेश को हम कहते हैं टुंड्रा प्रदेशीय वनस्पति, जो इसमें मुख्य रूप से अभी अपन ने बात की कि मॉस, लीचियन इत्यादि काई जैसी वनस्पतियां मिलती हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इसके दक्षिण में। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है, इस प्रदेश में जो वृक्ष मिलते हैं, इन वनों को हम कहते हैं कोणधारी वन। यह टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में आर्कटिक सर्किल के नीचे सामान्यतः 35 से 66 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य कोणधारी वनों की प्रधानता है। यूरोप के इस प्रदेश में दक्षिणी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस देश के भाग सम्मिलित है। इन वनों में चीड़, स्प्रूस, फर, लार्च इत्यादि के वृक्ष उगते हैं। इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं और सिरे कोणाकार होते हैं, अर्थात तने के ऊपर इनकी पत्तियां सिरे से नीचे की ओर ढलवा फैलती है, ताकि हिमपात हो तो हिम की परत शाखाओं पर लदे ने
रह जाए बल्कि फिसल कर नीचे गिर जाए। इस प्रकार के जो वन होते हैं वो इस तरह होते हैं कि ये जैसे मान लीजिए पेड़ है और इसकी टहनियाँ इस तरह होती हैं। इन टहनियों इस तरह होने से क्या लाभ है कि जैसे ही ये बर्फ गिरी तो ये बर्फ गिर के नीचे चली जाएगी। अपन यदि बात करें अपने यहाँ के वृक्षों की तो अपने यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनकी टहनियाँ इस तरह होती हैं और इस तरह होती है तो ये जैसे बर्फ गिरी तो ये बर्फ क्या करेगी इन टहनियों में अटक जाएगी और एंड में इस जो पूरा का पूरा वृक्ष है इसको क्या कर देगी, नीचे गिरा देगी। तो ये एक विशेष लाभ है जो कि कोणधारी वनों को मिलता है। इन वृक्षों की जो लकड़ियाँ होती है वो मुलायम होती है। इनको काटना, चीरना, खुदाई करना, सामान बनाना आसान होता है। इनसे कागज अथवा नकली रेशम बनाने के लिए लुगदी आसानी से बनाई जा सकती है। हल्की होने के कारण इनकी लकड़ी से पैकिंग के लिए बक्से बनाए जा सकते हैं। हल्का फर्नीचर भी बनाया जाता है। इन वृक्षों की लकड़ियों नाव बनाने में, इमारती सामान बनाने, दिया सलाई बनाने, डिबिया बनाने में अत्यधिक उपयोग में ली जाती है। इन वनों की कटाई का काम सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। यहाँ जंगली जाति के लोग इस कार्य को करते हैं। अब लकड़ी के अनेक उपयोग निकल आने से लकड़ी की इतनी अधिक मांग बढ़ गई है कि सभ्य जाति या जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो लकड़ी काटने, चीरने और इसे एक व्यावसायिक रूप में करने लगे हैं। और ये जो काम जो मैनुअली किया जाता था वो काम अब मशीनों की सहायता से किया जा रहा है। तो मशीनों की सहायता से किए जाने के कारण इसकी जो वनों का विनाश है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, पहला था हमारा टुंड्रा वन नंबर वन पे। दूसरे नंबर पे था हमारा चौड़ी पत्ती कोणधारी वन। तीसरे नंबर पे अपन बात कर रहे हैं चौड़ी पत्ती वाले वन, या तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं अपन चौड़ी पत्ती वाले वन। ये चौड़ी पत्ती वाले वन ही वास्तव में यूरोप के वन है। जो यूरोप के जितने भी अपन देश के नाम सुनते हैं वो सभी बड़े बड़े और महत्वपूर्ण विकसित देश हमारे को ये नजर आते हैं। इस प्रकार के वनों का प्रदेश पश्चिमी यूरोप और मध्य यूरोप में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेक गणराज्य और रूसी देशों के भाग आते हैं। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष उगते हैं। ये कोणधारी वृक्षों की तरह सदाबहार नहीं होते हैं। गर्मी आते ही ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अर्थात इनको पतझड़ वाले वन भी कहा जा सकता है, क्योंकि गर्मियों में पत्तियों का वाष्पीकरण अधिक होता है। पत्ते गिरा देने के कारण इन वृक्षों को पतझड़ वाले वन भी कहा गया है। इन वृक्षों में एस, एल्म, पॉपुलर, ओक, बिच, एल्डर इत्यादि उल्लेखनीय है। इनकी लकड़ी इतनी कठोर होती है इसलिए इतनी मुलायम और उपयोगी नहीं होती जितनी कोणधारी वनों की लकड़ी होती है। तो ये जो वृक्ष हैं, कोणधारी वनों की लकड़ी मुलायम होती है, उनका शोषण भी अधिक हुआ है। ये वृक्ष कठोर होते हैं, इनकी लकड़ी कठोर होती है, इस कारण इनका जो शोषण है वो भी कम हुआ है और इनका उपयोग भी कम है। इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत सघन है, इसलिए इन वनों को बहुत से भाग खेतों, कारखानों, बस्तियों आदि के लिए साफ कर लिया गया है। नेक्स्ट है मिश्रित वन। चौथा हमारा जो प्रकार है वो है मिश्रित वन। ये मिश्रित वन, ये जो अपन बिंदिया बिंदिया देख रहे हैं, इनमें पाया जाता है। वनों के प्रकार में अपन ने बात की सबसे पहले कि ये जो टुंड्रा प्रदेश के वन है, दूसरा कोणधारी वन, तीसरा चौड़ी पत्ती वाले वन, चौथा मिश्रित वन। मिश्रण किस किस का होगा? ऊपर वाले का और इसके पास नीचे वाला का, दोनों पड़ोसियों का मिश्रण। दोनों पड़ोसियों के मिश्रण से मतलब है ऊपर वाले पड़ोसी का नाम है कोणधारी और नीचे वाले पड़ोसी का नाम है चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन। इन दोनों की प्रकार की वनस्पति जो विशेषताएं ये हमें चौथे मिश्रित वन के अंतर्गत मिलती है। इसीलिए हमने इसका नाम भी क्या रखा है, मिश्रित वन। क्यों? क्योंकि इसमें कोणधारी वनों की विशेषताएं भी मिलती है और पतझड़ वाले वनों की विशेषताएं भी मिलती है। पश्चिम की ओर अनुपजाऊ भूमि के क्षेत्र को छोड़कर सेंस को साफ करके खेती के काम में, ये जो वृक्ष हैं इनको साफ करके खेती के काम में लिया गया है। साफ किए हुए भाग में चारा, जो ओट का उत्पन्न किया जाता है। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी आदि देशों में इन वनों को सुरक्षित रखा गया है। इनसे लकड़ी, तारपीन का तेल, राल इत्यादि प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो वनों के प्रकार है उनमें नंबर आता है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे जो वन है वो वन नहीं, एक तरह की घास है।
अब अपन बात कर रहे हैं घास के बारे में। घास के बारे में पहली जो घास है वो है आपकी प्रेरीज घास। प्रेरीज घास होती है जो कि छोटी छोटी घास होती है, ये 5वें नंबर का है। प्रेरीज घास छोटी मुलायम घास होती है जिनको आसानी से पशु खा भी सकते हैं, लेकिन इनका जो अधिक उपयोग इन वनों को साफ, घास के मैदानों को साफ करके गेहूं की खेती का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट है छठा, स्टेपीज प्रदेश। ये जो अपना कैस्पियन सागर है, इस कैस्पियन सागर के आसपास का जो एरिया है, इस एरिया में भी वनों को बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न घास घास बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ की मुलायम घास को के जो मैदान है उनको स्टेपीज प्रदेश कहते हैं। और इनको भी साफ करके गेहूं की खेती का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। नेक्स्ट वनों के अंतर्गत बात करें हम, तो वन आते हैं भूमध्य सागर के आसपास के वन। और भूमध्य सागर के आसपास हैं, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय तटवर्ती प्रदेश में विशिष्ट प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ के वनस्पति विशेष प्रकार की है। यहाँ शीतकाल में वर्षा तथा ग्रीष्मकाल में शुष्क होती है। ऐसी दशा में भी पतझड़ वाले वृक्ष उगने चाहिए, किंतु यहाँ सदाबहार वृक्ष उगते हैं। अब गर्मी भी शुष्क है, तो यहाँ वृक्ष कैसे होने चाहिए, वृक्ष होने चाहिए पतझड़ वाले, किंतु यहाँ सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्षों में प्रकृति ने कुछ विशिष्ट गुण उत्पन्न किए हैं, जिनकी सहायता से ये वृक्ष शुष्क ऋतु में भी हरे भरे रहते हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की छाल मोटी होती है, कुछ की पत्तियां मोटी होती है, और कुछ की टहनियों व शाखाओं पर कांटे होते हैं। इससे इनका वाष्पीकरण कम हो जाता है। बहुधा इनकी पत्तियां इतनी चिकनी होती है कि उनके छिद्र बंद से रहते हैं। पत्तियां इतनी मोटी और चिकनी होती है कि छेद एक तरह से बंद होते हैं, और उनमें वाष्पीकरण कम हो जाता है और पानी की खपत कम हो जाती है। इन वृक्षों की जड़ें लंबी होती है ताकि गहराई से पानी को खींच सके। इस प्रदेश में मुख्य रूप से जैतून, ओक, शहतूत, लॉरेल और इत्यादि के वृक्ष आते हैं। इसके अलावा यहाँ रस वाले वृक्ष जैसे अंगूर, नींबू, संतरे, चेरी इत्यादि के वृक्ष भी मिलते हैं। इन वनों को शुष्क सदाबहार वन भी कहते हैं। ये जो भूमध्य सागरीय वन है, इसको हम शुष्क और सदाबहार वन कह सकते हैं। ऐसे वन जो कि ऋतु शुष्क है, लेकिन फिर भी उसमें कैसे रहते हैं, सदाबहार, कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहने वाले वृक्ष उनको अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। आप सभी जानते हैं, अपन ने जब यूरोप का धरातल पढ़ा तब अपन ने पढ़ा था कि इसमें दो प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। नंबर वन, प्राचीन पर्वत, और नवीन आल्प्स पर्वत। ये जो नवीन आल्प्स पर्वत है, यही ज़्यादातर वनों का विकास है। बाकी जो प्राचीन पर्वत हैं, इन प्राचीन पर्वतों में तो वनों का विकास कम हुआ है, और जो हुआ है इनका शोषण हो गया है। ये प्रदेश क्या है, ऊंचे प्रदेश है। ऊंचे प्रदेश होने के कारण परिवहन का विकास कम होने के कारण वनों का विनाश भी कम हो रहा है। जितना ज्यादा परिवहन का विकास होगा, मानव की पहुंच बढ़ेगी, और मानव की पहुंच बढ़ते ही उस क्षेत्र में वनों का विकास अधिक वनों का विनाश अधिक हो जाएगा। तो ये कुछ वनों के बारे में बात थी जिसका आज अपन ने डिस्कस किया। धन्यवाद।